भारतीय संविधान में आपातकालीन प्रावधान। प्रश्न, भारतीय संविधान के आपातकालीन प्रावधान बताएं। आपात स्थिति के प्रकार, घोषणा के आधार और उसके प्रभावों की विवेचना करें। उत्तर, भारतीय संविधान को दुनिया का सबसे लचीला और मजबूत संविधान कहा जाता है। देश जब किसी संकटकाल से गुजर रहा होता है, तो ऐसे में संविधान आपातकाल घोषित करने की अनुमति देता है। भारतीय संविधान के आपातकालीन प्रावधान का उल्लेख 18वें अध्याय में अनुच्छेद 352 से 360 तक किया गया है। ये प्रावधान केंद्र सरकार को किसी भी असामान्य स्थिति से निपटने में सक्षम बनाते हैं। ऐसे प्रावधानों के कारण संघीय प्रकृति एकात्मक प्रकृति में बदल जाती है। केंद्र सरकार अधिक शक्तिशाली हो जाती है और राज्य पर नियंत्रण करने का अधिकार रखती है। संविधान में विभिन्न आपातकालीन प्रावधानों का उल्लेख किया गया है। इसमें शामिल है, अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल सूचीबद्ध है। राष्ट्रपति शासन को अनुच्छेद 356 के तहत सूचीबद्ध किया गया है। अनुच्छेद 360 के तहत वित्तीय आपातकाल सूचीबद्ध है। आपात स्थिति के प्रकार, राष्ट्रीय आपातकाल, संवैधानिक आपातकाल, वित्तीय आपातकाल, घोषणा के आधार, युद्ध, बाह्य आक्रमण, सशस्त्र विद्रोह, संवैधानिक तंत्र की विफलता। इसे राष्ट्रपति शासन के रूप में भी जाना जाता है। वित्तीय अस्थिरता, संसदीय स्वीकृति, उद्घोषणा जारी होने के 1 माह के भीतर दोनों सदनों द्वारा विशेष बहुमत से अनुमोदन। उद्घोषणा जारी होने के 2 महीने के भीतर दोनों सदनों द्वारा विशेष बहुमत से अनुमोदन। कार्यान्वयन, 1962, 1971 और 1975 के दौरान भारत में इसे 3 बार लागू किया गया है। भारत में राष्ट्रपति शासन 115 से अधिक बार लागू किया जा चुका है। 1. राष्ट्रीय आपातकाल, इसे युद्ध या बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह के कारण घोषित किया जा सकता है। घोषणा के आधार, अनुच्छेद 352 के तहत भारत के राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं जब भारत की सुरक्षा या उसके एक हिस्से को खतरा हो। बाहरी आपातकाल, युद्ध, जब 2 देशों के बीच सशस्त्र बलों का प्रयोग होता है। बाहरी आक्रमण, जब सशस्त्र बलों के उपयोग के लिए कोई औपचारिक घोषणा नहीं होती है। आंतरिक आपातकाल, सशस्त्र विद्रोह, जिसे पहले आंतरिक अशांति के रूप में जाना जाता था, शब्द 44वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा शामिल है। न्यायिक समीक्षा, पहले राष्ट्रीय आपातकाल न्यायिक समीक्षा 1975 के 38वें संशोधन अधिनियम के तहत से मुक्त था। इस प्रावधान को बाद में 1978 के 44वें संशोधन अधिनियम द्वारा बदल दिया गया था। संसदीय अनुमोदन, संसद के दोनों सदनों को इसके जारी होने की तारीख से 1 महीने के भीतर आपातकाल की घोषणा को मंजूरी देनी होगी। यह उद्घोषणा लोकसभा की पहली बैठक से 30 दिनों तक इसके पुनर्गठन के बाद तक जीवित रहती है, बशर्ते राज्यसभा ने इसे मंजूरी दे दी हो। दोनों सदनों द्वारा अनुमोदन के बाद आपातकाल 6 महीने के लिए जारी किया जा सकता है और इसे अनिश्चित काल तक बढ़ाया जा सकता है। आपातकाल की उद्घोषणा या इसे जारी रखने के प्रस्ताव को संसद के किसी भी सदन द्वारा विशेष बहुमत से पारित किया जाना चाहिए। उद्घोषणा को निरस्त करना, आपातकाल को राष्ट्रपति द्वारा किसी भी समय परवर्ती उद्घोषणा द्वारा निरस्त किया जा सकता है, जिसके लिए संसदीय अनुमोदन की आवश्यकता नहीं होती है। लोकसभा इसके जारी रहने को अस्वीकार करने के लिए साधारण बहुमत से एक प्रस्ताव पारित कर सकती है। सांकेतिक कटौती प्रस्ताव, राष्ट्रीय आपातकाल के प्रभाव, केंद्र राज्य संबंधों पर प्रभाव। कार्यपालिका, केंद्र किसी भी मामले पर किसी राज्य को कार्यकारी निर्देश देने का अधिकार रखता है। विधायी, संसद को राज्य सूची में किसी भी विषय पर कानून बनाने का अधिकार है। राष्ट्रपति राज्य के विषयों पर भी अध्यादेश जारी कर सकते हैं जो आपातकाल के संचालन के 6 महीने बाद निष्क्रिय हो जाते हैं। वित्तीय, केंद्र और राज्यों के बीच राजस्व का वितरण राष्ट्रपति द्वारा संशोधित किया जा सकता है। लोकसभा और राज्य विधानसभा पर प्रभाव, लोकसभा का कार्यकाल एक बार में 1 वर्ष से अधिक नहीं बढ़ाया जा सकता है। संसद राज्य विधानसभा के सामान्य कार्यकाल को हर बार 1 वर्ष तक बढ़ा सकती है। मौलिक अधिकारों पर प्रभाव, यह प्रभाव अनुच्छेद 358 और 359 के तहत वर्णित है। अनुच्छेद 358 के अनुसार राष्ट्रीय आपातकाल में अनुच्छेद 19 के तहत मौलिक अधिकार स्वतः ही निलंबित हो जाते हैं। अनुच्छेद 19 को केवल युद्ध या बाहरी आक्रमण के आधार पर निलंबित किया जा सकता है, न कि 44वें संशोधन अधिनियम के बाद सशस्त्र विद्रोह के मामले में। अनुच्छेद 359 के तहत राष्ट्रपति उपचारात्मक उपायों को निलंबित करने के लिए अधिकृत है। 44वें संशोधन अधिनियम के साथ राष्ट्रपति अनुच्छेद 20 और 21 द्वारा गांठीकृत मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए न्यायिक समीक्षा को निलंबित नहीं कर सकते।
राष्ट्रीय आपातकाल का कार्यान्वयन। इस प्रकार का आपातकाल 3 बार 1962, 1971 और 1975 में लागू किया जा चुका है। अक्टूबर 1962 में इसे NEFA में चीनी आक्रमण के कारण जारी किया गया था। यह जनवरी 1968 तक प्रभावी था। दिसंबर 1971 में पाकिस्तान के हमले के कारण आपातकाल लगा था। जून 1975 में तीसरी उद्घोषणा की गई, जिसे 1971 के आपातकाल के साथ मार्च 1977 में रद्द कर दिया गया। 2. राष्ट्रपति शासन। अनुच्छेद 355 के तहत यह सुनिश्चित करना केंद्र का कर्तव्य है कि प्रत्येक राज्य का शासन संविधान के प्रावधानों के अनुसार चलता रहे। किसी राज्य में संवैधानिक तंत्र की विफलता के मामले में केंद्र अनुच्छेद 356 के तहत राज्य की सरकार को अपने हाथ में ले लेता है। इसे लोकप्रिय रूप से राष्ट्रपति शासन के रूप में जाना जाता है। लागू का आधार। यदि राष्ट्रपति किसी राज्य की सरकार से संतुष्ट नहीं है, यदि कोई राज्य केंद्र का पालन करने में विफल रहता है। संसदीय अनुमोदन और अवधि। एक उद्घोषणा को संसद के दोनों सदनों द्वारा उसके जारी होने की तारीख से 2 महीने के भीतर अनुमोदित किया जाना चाहिए। इसके पुनर्गठन के बाद लोकसभा की पहली बैठक से 30 दिनों तक उद्घोषणा जीवित रहती है, यदि लोकसभा भंग कर दी गई है, बशर्ते कि राज्यसभा ने इसे मंजूरी दे दी हो। न्यायिक समीक्षा। इस प्रकार का आपातकाल 44वें संशोधन अधिनियम के बाद न्यायिक समीक्षा के योग्य है। 3. वित्तीय आपातकाल। घोषणा का आधार। अनुच्छेद 360 के तहत राष्ट्रपति वित्तीय आपातकाल की घोषणा कर सकता है जब भारत या उसके क्षेत्र के किसी भी हिस्से की वित्तीय स्थिरता या क्रेडिट के लिए खतरा हो। संसदीय अनुमोदन और अवधि। इस उद्घोषणा को जारी होने की तारीख से 2 महीने के भीतर संसद के दोनों सदनों द्वारा अनुमोदित किया जाना आवश्यक है। ऐसी आपात स्थिति अनिश्चित काल तक चलती है जब तक कि इसे संसद के दोनों सदनों द्वारा अनुमोदित नहीं कर दिया जाता है। वित्तीय आपातकाल के प्रभाव। राज्यों के वित्तीय मामलों पर संघ के कार्यकारी अधिकार को बढ़ाया जाता है। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स के न्यायाधीशों सहित राज्य में सेवारत सभी या किसी भी वर्ग के व्यक्तियों के वेतन और भत्ते कम किए जा सकते हैं। धन विधेयक या अन्य वित्तीय विधेयक राज्य की विधायिका द्वारा पारित होने के बाद राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित किए जा सकते हैं। आपातकालीन प्रावधानों की आलोचना। आपातकाल की स्थिति में संविधान का संघीय चरित्र नष्ट हो जाता है। राज्य की शक्तियां पूरी तरह से संघ की कार्यपालिका के हाथों में केंद्रित होती है और राष्ट्रपति एक तानाशाह बन सकता है। राज्य की वित्तीय स्वायत्तता समाप्त हो जाती है। मौलिक अधिकारों को निलंबित कर दिया जाता है और वे अर्थहीन हो सकते हैं जो संविधान की लोकतांत्रिक नींव को नष्ट कर देते हैं। प्रस्तुति समापन। आपका धन्यवाद। Disclaimer. This notes has been made after a lot of research, yet the accuracy of the answers may vary. The author assumes no responsibility or liability for any errors or omissions in the content of this notes.